नमस्कार, अमर उजाला.com देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी और इस वक्त मेरे साथ बेहद खूबसूरत अभिनेत्री कह लें, एक एक्टिव पॉलिटिशियन कह लें, मिस इंडिया कह लें, या एक बहुत खूबसूरत एक बहुत ही बेहतरीन छवि की महिला कह लें। गुलपनाग इस वक्त हमारे साथ बैठी हुई हैं और गुलपनाग से आज हम बातें करेंगे, बहुत सारी जानने की कोशिश करेंगे कि फिलहाल गुलपनाग कर क्या रही हैं और गुलपनाग ने अपने पूरे करियर में किस तरीके से, कितनी स्ट्रगलिंग तरीके से खुद को आगे बढ़ाया और खुद को इस मुकाम पर लाया कि आज गुलपनाग को हर कोई जानता है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका गुलपनाग। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पल्लवी, थैंक यू। गुलपनाग, चूंकि सबसे पहले आपके नाम की बात कर लेते हैं। गुल, ये इसका मतलब ही फूल होता है जी। एक ऐसा फूल है आप जो आज भी जिसकी सुगंध आज भी बिखरी हुई है और आपकी एक एक गाना, आपका एक एक कैरेक्टर जो आपने फिल्मों में निभाया, आपका एक एक तरीका, आपका एक एक फैशन, आपका एक एक स्टाइल आज भी लड़कियों के लिए आइकन है। आज भी न्यू जनरेशन में भी आइकन है। तब भी आप लोगों की रोल मॉडल रही, आज भी लोगों की रोल मॉडल है। आज भी आप फिल्मों में उसी तरीके से एक्टिव हैं, उतनी ही फिट, उतनी ही सुंदर हैं। इसका राज क्या है? आपने तो बहुत 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 ज़्यादा प्रशंसा की है पल्लवी, और उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। देखिए, मैं मानती हूँ कि सुंदरता एक बहुत ही सब्जेक्टिव टर्म है और उसका कोई ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया नहीं है कि आप किसी के नज़रिए से आप सुंदर हो सकते हैं, किसी के नज़रिए से आप सुंदर नहीं हो सकते। पर मुझे लगता है फिटनेस एक टैंजिबल ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है जिसके साथ आप अपने आप को हमेशा नाप सकते हैं, लिटरली और मेटाफोरिकली भी। तो मेरा शुरू से झुकाव रहा है फिटनेस की तरफ, और मिस इंडिया बनी उससे पहले भी मैं एक बहुत ही एक्टिव एथलेटिक लड़की थी। उसके बाद भी मैं एक एक्टिव एथलेटिक वुमन रही हूँ, और मैं मानती हूँ कि हम सबकी एक अपने प्रति जिम्मेदारी है कि हमें हमारा बेस्ट रूप सामने लाने की कोशिश करनी चाहिए। उसका एक बड़ा पहलू है हमारी फिज़िकल जो फिटनेस है, हमारी फिज़िकल प्रेजेंस है, वो हमारे हाथ में है। अब कैसा आपका चेहरा है, कैसे बाल हैं, कैसी स्किन है, वो आपके हाथ में नहीं है। पर आप कितने फिट रह सकते हैं वो आपके हाथ में, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है जो दुनिया की पूरी दौलत नहीं खरीद सकती। वो सिर्फ आप अपने आप पर मेहनत करके हासिल कर सकते हैं, और उससे ज़िंदगी में और बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। जैसे कि आपको प्रयत्न करना है और मेहनत करनी है बिना फल के बारे में सोचे, क्योंकि मैं मानती हूँ फिटनेस एक लाइफ लेसन है, एक लाइफ मेटाफर है। जितना आप कठिन परिश्रम करोगे उसका रिजल्ट आपको कल परसों चौथे नहीं दिखेगा। उसका असर, उसका रिजल्ट आपको महीनों में, सालों में दिखाई देगा। और वही लाइफ में है, जो आज आप मेहनत कर रहे हो उसका इमीडिएट रिजल्ट कल नहीं है। कोई एग्जाम नहीं है कि हम स्कूल में नहीं है, कॉलेज में नहीं है कि आज हमने पढ़ाई कर ली, रिजल्ट आ जाएंगे 2-3 महीने बाद। तो ये मैं मानती हूँ कि जो फिटनेस का एक कंपैरिजन है रियल लाइफ के साथ, वो बहुत ही रेलेवेंट है और बहुत सिखाता है। और कभी गिरकर उठने की जो एक शक्ति है, और एक जो कि गिरकर खड़े होने की जो एक शक्ति है और एक एफर्ट है, वो भी आपको फिटनेस सिखाता है। कभी कभी लॉस ऑफ फिटनेस हो जाता है क्योंकि आप ट्रैवल कर रहे हो, या फिर आप बीमार हो गए 2-3-4 हफ्तों के लिए और कुछ कर नहीं पाए। तो ये आपको सिखाता है कि आपको वापस वहीं पहुंचने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो लोग फिटनेस को एक बहुत ही शैलो तरीके से ट्रीट करते हैं। ओ, आप फिट हो, आप स्लिम हो, वो तो एक पहलू है उसका। उसकी वजह से जो आपकी कैपेसिटी ज़िंदगी में चीज़ें करने की बढ़ती है, उसके बारे में बात कम की जाती है। तो मैं बस यही कहूँगी कि उसका उदाहरण लेते हुए कि हमेशा अपने आप के लिए नया गोल सेट करना चाहिए। मैंने फिल्में की हैं, फिल्में मेरी ज़िंदगी का एक पहलू है, हालांकि वो ऐसा पहलू है जिसके ज़रिए मैं दूसरे पहलू आजमा सकी। और वो मेरा हमेशा गोल रहा है कि फिल्में अपने आप में एक लक्ष्य नहीं है, वो एक ज़रिया है अपने दूसरे लक्ष्यों को
हासिल करने का। एक कहानी हमने सुनी थी आर्नोल्ड की, किस तरीके से उन्होंने हर एक फील्ड में एक मुकाम हासिल किया, सफल हुए हर फील्ड में। मुझे लगता है कि आप भी आर्नोल्ड की तरह ही हैं, क्योंकि आपने हर एक फील्ड में अचीवमेंट हासिल की, आज भी कर रहे हैं। आपका कोई एक टारगेट नहीं रहा है, जो कि अमूमन देखने को नहीं मिलता। यू आर वेरी एक्सेप्शनल। तो जिसे हम समझना चाहेंगे कि आज भी जितनी औरतें या महिलाएं हैं वो एक जगह सीमित हो जाती हैं। वो बिल्कुल नहीं सोचती कि उनके लिए शायद दुनिया बहुत ज़्यादा खुली हुई है, लेकिन वो एक जगह अपने आप को सेंट्रिक कर लेती हैं। लेकिन आपने इस पूरे नॉर्म्स को तोड़ा। आप एक जिस तरीके से अभिमन्यु ने एक चक्रव्यूह तोड़ा और दूसरे में प्रवेश किया, उस तरीके से आपने अलग अलग गोल सेट किए, अचीवमेंट हासिल की। लेकिन गुलपना को क्या स्ट्रगल देखने को मिला, वो बहुत कम लोग जानते हैं। तो उस स्ट्रगल से किस तरीके से आप बाहर निकली, और कौन सा स्ट्रगल था जो आपने ओवरऑल फेस किया या आज भी कर रही हैं? आर्नल्ड मेरे बहुत बड़े रोल मॉडल हैं, क्योंकि उन्होंने मतलब उनकी लाइफ की जो कहानी है, जो फॉर्चुनेटली अब हमें इंटरनेट के ज़रिए, उनकी डॉक्यूमेंट्री के ज़रिए, उनकी न्यूज़ लेटर, उसको आप सब्सक्राइब कीजिए जो डेली मेरे इनबॉक्स में आती है, उसके ज़रिए उन्होंने एक मिसाल कायम की है। और बहुत से ऐसे लोग ज़रूर होंगे अलग अलग जगह भी, पर आर्नल्ड को हम सब जानते हैं, हम सब देखते आए हैं। फिटनेस और हॉलीवुड से लेकर वहाँ पे मतलब पीक पहुँचे, और फिर जब वो हॉलीवुड में आए वहाँ पर भी पीक की, और फिर वो कर दिखाया जो किसी इमिग्रेंट ने नहीं किया है। मतलब नॉर्मली सब नेचुरल बॉर्न सिटीजन्स ही होते हैं जो जाकर गवर्नर्स बनते हैं। वो मतलब पॉलिटिक्स में आकर गवर्नर भी बने कैलिफोर्निया के। वेल, आई डोंट नो अबाउट दैट, आई डिडंट क्वाइट बिकम अ इलेक्टेड ऑफिशियल, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज ही इज ट्रूली इंस्पिरेशनल, क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया कि मेरे पे कोई लिमिट नहीं है। मैंने जो लक्ष्य सेट कर लिया है उसे मैंने हासिल करना है। तो दैट इज़ रियली ऑल्सो माई फिलॉसफी। मिस इंडिया एक लक्ष्य था, उसे हासिल किया। फिल्में आसानी से मिल जाती हैं मिस इंडिया का खिताब जीतने वालों को, वो की। पर हमेशा लक्ष्य, ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें करना था। एक लक्ष्य था फ्लाइंग लाइसेंस मुझे हासिल करना है। तो बहुत साल तो बात करती रही। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा बात भी करते रहोगी कि कुछ करोगी भी उसका। तो फिर वो किया, उसके लिए एग्ज़ाम्स दिए, फ्लाइंग की। मास्टर्स मुझे अपनी कंप्लीट करनी थी, जो मैं छोड़ाई थी बीच में। ऐसे शुरू तो की थी मैंने काम शुरू करने के 3-4 साल बाद, पर फिर कुछ लगा कि क्या ज़रूरत है, मुझे ज़रूरत नहीं है। फिर जब अवेकनिंग हुई कि ज़रूरत तो है मुझे कुछ नया करने की, एक और चैलेंज अपने आप को सेट करने की, तो मैंने फिर मास्टर्स की। फिर मास्टर्स के बाद एक्चुअली मुझे मेरा प्राइवेट पायलट लाइसेंस लिया रादर, मैंने मिला नहीं, मतलब उसको मैंने अर्न किया। और उसके बाद मैंने वकालत की, जो 2 साल पहले ख़त्म हुई है, 3 साल पहले। मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि गोल ओरिएंटेड होना, कि अब ये जो मैंने मकाम हासिल किया है उसके बाद मेरा अगला लक्ष्य क्या है। जिस दिन आपके लक्ष्य ख़त्म हो जाते हैं ना, उस दिन आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। अब मेरा ये और लक्ष्य जॉब करना, बच्चे पैदा करना तक सीमित नहीं होना चाहिए। आपके पर्सनल गोल्स क्या है लाइफ में, आप क्या करना चाहते हैं। कि मैं एक पैसा कमाना एक लक्ष्य होता है, एक आदर्श मदर, वाइफ, डॉटर बनना एक लक्ष्य होता है, पर लक्ष्य होने ज़रूरी है। और ऐसा नहीं है कि एक ही लक्ष्य होना चाहिए, यू कैन हैव मेनी गोल्स। नाउ जो दूसरी बात कही आपने, सीमित अपने आप को करने की, दुनिया भर में, और ये भारत इसमें कोई एक अकेला देश नहीं है जहाँ पेट्रियार्की यानी पुरुष प्रधान सोच प्रचलित है। ये सदियों से दुनिया भर में होता आ रहा है, और उस कंडीशनिंग के हम सब शिकार हैं। आप भी शिकार हैं, मैं भी शिकार हूँ। हम हमारी इंटेलेक्ट को यूज़ करके उस कंडीशनिंग को अंडू करते हैं रोज़, और वो कंडीशनिंग हमें सीमित करती है, क्योंकि हमें वो कंडीशनिंग सिखाती है जो कि किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारे डीएनए में पास ऑन की गई है सदियों से, कि आपका मेन रोल है कि आप एक गृहिणी बने, अपने बच्चों की परवरिश करें, अपने हस्बैंड की देखभाल करें, अपने घर की देखभाल करें। वो आपका रोल है, उस तक आपको सीमित किया गया है। और वो एक सामाजिक
सीमा भी है, वो एक पारिवारिक सीमा भी है, और अक्सर वो एक व्यक्तिगत सीमा भी बन जाती है। और व्यक्तिगत सीमा हमें सीमित करती है, जब हमें लगता है कि मैं बस यही कर सकती हूँ। और अगर देखा जाए, जो मनुष्य जाति है, ह्यूमन बीइंग, होमोसेपियन, वो शुरू से मल्टीपल चीज़ें करती आ रही है और करता आ रहा है। जब वो हंटर गैदरर थे, जिससे पहले उन्होंने किसानी शुरू नहीं की थी, तब वो शिकार भी करते थे, खाल भी उधेड़ते थे, कपड़े भी बनाते थे, खाना भी बनाते थे। ऐसा नहीं था कि कोई बोलेगा कि मैं सिर्फ हंटिंग करूंगा, खाना तुम पकाओ। सब कुछ करने में सक्षम थे। फिर जैसे जैसे किसानी शुरू हुई, सेटलमेंट शुरू हुई, प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आया, डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से, एफिशिएंसी लाने की वजह से कुछ लोगों ने कुछ एक व्यवसाय चुन लिया और कुछ ने कुछ और व्यवसाय चुन लिया। फिर वो व्यवसाय हमारे कल्चर में अलग ही रूप में आया कि हमें मतलब व्यवसाय आपके पुश्तों से फिक्स हो जाते हैं कि वो आपकी जाति बन जाती है। वो एक अलग मुद्दा है। पर मेरे कहने का मतलब वो भी एक सीमा है, बिल्कुल, कि व्यवसाय को एफिशिएंसी के लिए डिवाइड किया गया था, पर वो जनजातियों के चक्कर में पड़ जाती है, जातियों के चक्कर में पड़ जाती है। तो ठीक उसी तरह महिलाएं भी एक रोल में डिवाइड होने लगी सिविलाइजेशन के पहली कुछ सदियों में, और फिर वो रोल फंस गया। अब क्या हो रहा है कि उस रोल पे सवाल किए जा रहे हैं। अब नहीं, मतलब 150-200 सालों से सवाल किए जा रहे हैं। और जब हम सवाल उठा रहे हैं तो फिर जो जवाब निकलते हैं वो हमेशा हमारे हक के नहीं होते। या तो हमें बताया जाता है कि तुम्हारी वही सीमा है और तुम्हारा वही रोल है, तुम वही उसे ही अदा करो। या फिर आपको, अगर आप लकी होते हैं तो आपको ऐसी सपोर्ट मिलती है अपने लाइफ पार्टनर से, अपनी फैमिली से, जो आपको कहते हैं जाओ जी लो अपनी जिंदगी। बिल्कुल। पर आपको अपनी जिंदगी जीनी आनी चाहिए। अगर आप खुद को, अपने आप को लिमिट कर रहे हो, तो फिर आप किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। और उसका एक बहुत और कभी कभी हमें मालूम भी नहीं होता कि हम अपने आप को सीमित कर रहे हैं, और हम अपने आप को जिम्मेदार ठहरा भी नहीं सकते क्योंकि हमें उस बात का आइडिया ही नहीं है, क्योंकि ये सबकॉन्शियसली हो रहा है। तो उसका एक टेस्ट है, जब भी कोई कहता है कि लड़कियां यही करती हैं, चाहे समाज, चाहे आपके पारिवारिक ग्रुप में लोग कहें या फिर आप कहो, उसी वक्त मन में उस पर सवाल उठाना है अपने आप से। अगर कोई बोले कि लेडीज को ऐसे ही धीरे बात करनी चाहिए, तो हमेशा क्रांतिकारी बनने की आवश्यकता नहीं है। पहले अपने आप से क्रांति करनी जरूरी है, कि जो ख्याल मन में आते हैं, जो समाज से आ रहे हैं, जो पेरेंट्स से आ रहे हैं, जो पार्टनर से आ रहे हैं, जो फ्रेंड से आ रहे हैं, पहले अंदर उनमें डायलॉग शुरू होना चाहिए। हर बार जब ये कहा जाता है कि महिला ये करती हैं, लेडीज ये करती हैं, ये सवाल हमें अपने आप से करना चाहिए। अगर अपने आप से सवाल करेंगे तो जवाब वहीं से आएंगे। फिर हम सक्षम होंगे दायरा बढ़ाकर वहाँ सवाल करने के। फिर वहाँ सवाल जवाब जब होंगे, फिर और दायरा बढ़ेगा। समाज में कोई भी चेंज, मैं सुधार नहीं कहूँगी क्योंकि बहुतों के लिए ही सुधार नहीं है, जहाँ पुरुष प्रधान सोच प्रचलित है, जिसके जरिए 100% रिजर्वेशन पुरुषों के लिए है, उनके लिए तो ये उनके हित में नहीं है ना ये सवाल उठाने। तो ये सवाल उठाने और जिस तरीके के जवाब आएंगे वो हमेशा आपके पक्ष में नहीं होंगे। आप सती की बात कीजिए, सती पे चर्चा हुई तो जाके कानून बना, तो जाके सती बैन हुई। उससे पहले उसे एक्सेप्ट किया जा रहा था। बिल्कुल। और और एक तरीके से स्त्री का वो अधिकार था। मतलब मैं ये शब्द निकाल रही हूं मुंह से कि अधिकार, मुझे वो सही नहीं बैठ रहा है। ये प्रथा थी एक। पर क्यों कि उस पर जब चर्चा शुरू हुई, जो सोशल रिफॉर्मर्स आए, जिन्होंने चर्चा शुरू की, उसके बाद जब चर्चा में बात आई तो जाके कानून बने। बिल्कुल। और जो बाल विवाह की प्रथा है वो भी प्रथा ही थी। बिल्कुल। पर उस पर जब चर्चा हुई तो फिर उसके पक्ष में लोगों ने बोला, उसके विपक्ष में लोगों ने बोला। फिर जब चर्चा हुई तो फिर कुछ सालों बाद कानून बने। विडो रीमैरिज, उस पर कितना बड़ा स्टिग्मा था। मैं ये महिलाओं के दृष्टिकोण के कुछ मुद्दे उठा रही हूँ जो हम सब इतिहास में पढ़ते आए हैं, स्कूलों में, हमारी किताबों में ये सब लिखा हुआ था। विडो रीमैरिज, सती, चाइल्ड मैरिज, ये सब पे जब चर्चा हुई, जब इन पे सवाल उठाया गया कि क्यों, आप बताइए वैज्ञानिक तरीके से ये सही है, जब कोई उस बात का जब कोई उस सवाल का वैज्ञानिक तौर पे सपोर्ट नहीं
उठा सकता, तो फिर अपने आप वो जो ढांचे बने हुए हैं प्रथाओं के, वो गिरने शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। और कहते भी हैं कि एक औरत जब ठान लेती है तो वो सब कुछ कर सकती है, सब कुछ, हर वो चीज़ जो किसी ने सोची भी नहीं। आज औरत मर्दों से आगे चल रही है। गुलपना, एक, चूंकि आपने वकालत भी कर ली है, एक एक्टिव पॉलिटिशियन भी, मैं बार बार कोट कर रही हूँ इस बात को। अगर गुलपना के बहुत पुराने इंटरव्यूज को देखा जाए तो आपने किस तरीके से अपने भीतर एक डेवलपमेंट की है, उस इंटरव्यू से और आज के इंटरव्यू से उसे देखा जा सकता है। आपके बोलने, सोचने और विचार सब कुछ बदले हुए हैं, वो समय के हिसाब से बहुत आगे चल रहे हैं, मैं ये कहूँगी। लेकिन एक चीज़ जो मुझे लगता है सब जानना चाहेंगे वो ये कि पहला सवाल कि गुलपना प्रैक्टिस करने की सोच रही हैं कोर्ट में, और दूसरा सवाल कि फुल्ली वो पॉलिटिक्स में कब से एक्टिव हो जाएंगी, क्योंकि मुझे लगता है बहुत सारे लोग गुलपना को एक बेहतरीन लीडर बनते हुए भी देखना चाहते हैं, और मुझे लगता है यहीं से एक सोसाइटी में बदलाव की शुरुआत हो। बिल्कुल। आई थिंक जो मुझे लगता है जिस चीज़ों से हमें तकलीफ़ है, अगर हम उन चीज़ों के खिलाफ खड़े नहीं होंगे तो फिर हम बदलाव का ढिंढोरा नहीं बजा सकते घर पे बैठे बैठे या फिर इंटरव्यूज़ के ज़रिए। तो पहला सवाल वकालत का, मेरा झुकाव वकालत की तरफ शुरू से था। जब मैं कॉलेज वगैरह में थी, जब मैं एक्सप्लोर कर रही थी कि मैं क्या करना चाहती हूँ, मुझे पता था कि मुझे बातचीत अच्छे से करनी आती है। उच्चारण मेरा हिंदी, पंजाबी, अंग्रेज़ी में अच्छा है, तीनों भाषाओं में अच्छे से बात कर सकती हूँ, लिख सकती हूँ। तो मुझे लगा जहाँ पर कम्युनिकेशन है तो मुझे या तो मीडिया में कुछ रोल दिखना चाहिए अपने आप के लिए, जब मैं कॉलेज में फर्स्ट ईयर वगैरह में थी, या फिर मुझे वकालत करनी चाहिए जहाँ मैं वकालत कर सकूँ। अब आफ्टर ऑल वकालत क्या है कि आप एक केस न्यायाधीश के सामने रख रहे हैं अच्छे तरीके से, ताकि वो आपके शब्दों से प्रभावित होकर आपके तरफदारी किसी की पैरवी कर रहे हैं, किसी की पैरवी कर रहे हैं, और इतने अच्छे से की जाए कि आप केस आपके हित में डिसाइड हो। या फिर मेरा प्लान था कि मैं मैथ्स में अच्छी थी, कॉलेज में मैथ्स कर रही थी, कि मैं सीए कर लूँ। ये सब मैं सोच रही थी। फिर मुझे मौका मिला कि एक पैराशूट एंट्री ज़िंदगी में हो जाए तो बहुत बढ़िया होगा। तो फिर मिस इंडिया के ज़रिए वो पैराशूट एंट्री मिली, जिसका जिक्र मेरे फादर ने किया। पर लॉ एक मेरे मन में था, और जब आप एक बड़ी उम्र में लॉ करते हैं, मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप 19-20 साल के नहीं हैं, जब आप 37-38 के हैं, तो ऑलरेडी अगर आपकी करंट अफेयर्स में रुचि है, अगर अवेयरनेस है, तो बहुत सी चीज़ें आप ऑलरेडी जानते हैं जो दूसरों को सीखनी पड़ती हैं। तो मैं मानती हूँ कि 3 साल का LLB का जो सिलेबस है, उसमें 30-35% मुझे ऑलरेडी जीके के तौर पे पता था। IPC बहुत अच्छे से मुझे 30% ऑलरेडी पता था। अब वकालत करके ये मालूम है कि किस तरीके से IPC लिखा गया है, कि सिर्फ ये नहीं कि 1860 में बना था, लिखा गया था कोड, पर किस तरीके से वो लेड आउट है कि पहले एक क्राइम डिफाइन किया जाता है, फिर उसके बाद उसकी पनिशमेंट डिफाइन की जाती है। सो 302 से 310(8) तक हम मर्डर का ऑफेंस और फिर उसकी पनिशमेंट डिफाइन करते हैं। ठीक, फिर इनिशियल जो ऑफेंसेस हैं, जो जिस तरीके से IPC लेड आउट है, मैं मतलब ऐसे बता रही हूँ क्योंकि ये सब आप भी जानते हैं। इनिशियल ऑफेंसेस सिंगुलर इंडिविजुअल ऑफेंसेस हैं, और फिर ग्रुप ऑफेंसेस भी होते हैं जो इकट्ठे होके होते हैं, जहाँ से कि आपको पता है 144 लगा हुआ है, वो ग्रुप ऑफेंस है। फिर उसके बाद रॉबरी, डकॉयटी, सब प्रोग्रेशन में यू गो ऑल द वे टिल ऑल द सेक्शंस ऑफ IPC। तो ये सब नॉलेज मुझ में ऑलरेडी थी बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट। और पर उसका रियल रीज़न मेरा ये था कि मुझे लगता है कि अगर आप सिस्टम को बदलना चाहते हैं, आपको सिस्टम के कानून की नॉलेज होनी चाहिए। अगर हम देखें, और सिस्टम का बदलने का मतलब ये नहीं कि मैं किसी कुछ क्रांति लाना चाहती हूँ, मैं अपने दायरे में, अपने लेवल पे सिस्टम को पहले समझना चाहती थी। मैंने मास्टर्स भी पॉलिटिकल साइंस में की है। तो दुनिया के सबसे बड़े जो इम्पैक्टफुल लीडर रहे हैं, इम्पैक्टफुल, वो सब वकील रहे हैं, क्योंकि वो नॉलेज है उनके पास वकालत की। और ये इंडिया में ही नहीं है, मतलब जवाहरलाल नेहरू, अंबेडकर, मोहनदास करमचंद गांधी, सब वकील थे। उसके बाद भी कितने वकील रहे हैं। मतलब आज हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो भी एक वकील रह चुके हैं। तो वकालत की नॉलेज, लॉ की नॉलेज बहुत एम्पावरिंग है। जो मेरी एम्पावरमेंट हुई है
वकालत करने के बाद, मतलब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जब भी, क्योंकि हमारी पुलिस की पावर्स आईपीसी से आती हैं और आईपीसी 1860 का लिखा हुआ है, एक कॉलोनियल पुलिस फोर्स है जिसे स्वार्थ के लिए बदली नहीं किया गया, राजनीतिक स्वार्थ के लिए उसे कॉलोनियल ही रखा गया है, जहां पर रूलर और प्रजा के बीच में एक इंटरफेस रहे, रूलर के बेहेस्ट पे, मतलब रूल जो करते हैं उनके लिए काम किया जाए। वेराज आजकल की जो मॉडर्न पुलिस फोर्सेस हैं दुनिया भर में, वो पब्लिक का साथ देती हैं। हमारी पुलिस फोर्स शुरू से रूल्ड क्लास के लिए ही बनाई गई थी, क्योंकि आईपीसी उस तरीके से लिखा गया। अगर आप क्राइम, मतलब जिस तरीके से लिखा है कोड, उसे पढ़ें, इट्स वेरी एम्पावरिंग। तो पहले क्या होता था कि क्योंकि हमारी पुलिस इतनी खौफनाक है, क्योंकि वो उसका रोल है, क्योंकि वो उसकी परिभाषा है, उसे उस तरीके से बनाया गया है सप्रेस करने के लिए। तो जब भी पुलिस आपको रोकती है, आप गाड़ी में जा रहे हैं, सबसे पहले आपकी हार्ट बीट तेज हो जाती है। बिल्कुल। पर अब मुझे पता है वो क्या सवाल मुझसे पूछ सकते हैं और क्या उनकी जुरिस्डिक्शन में है और क्या नहीं है। बिल्कुल। और अपने राइट्स पता है और उस किस तरीके से उनसे बात करनी है मुझे अब पता है। तो मान लीजिए कभी कभी होता है, मैं सब पुलिस भाइयों और बहनों के ऊपर ये आरोप नहीं लगा रही हूँ, पर कभी कभी ऐसे होता है कि ऐसे ही आपको रोक लेते हैं। मेरी चंडीगढ़ की गाड़ी है, तो दिल्ली में कभी कभी ऐसे ही, मतलब जब माहौल उस तरीके का बनता है तो गाड़ी रोक ली जाती है। तो सवाल जवाब तो मैं पूछती हूँ कि कौन सा ऑर्डर है, कॉपी है, कौन सी नोटिफिकेशन है, कॉपी है। तो वो पूछते, मैडम आप वकील हो? मैंने कहा वकालत की है, थैंक यू। क्योंकि उन्हें पता है कि वो दादागिरी जो आईपीसी का फंडामेंटल नेचर है, जो डोमिनेंस प्रोजेक्ट करती है आईपीसी पुलिस के जरिए, जो स्टेट की कोअर्सिव पावर, जिसकी टेक्निकल डेफिनेशन जो जिसे बोलते हैं कोअर्सिव पावर ऑफ स्टेट, जिसकी मोनोपोली स्टेट के ऊपर है। बाय स्टेट आई मीन द इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्टेट, नॉट लाइक स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। कोअर्सिव पावर ऑफ स्टेट सिर्फ पुलिस के जरिए और ऑफ कोर्स आर्मी अगर जरूरत पड़े के जरिए प्रोजेक्ट की जाती है। अब वो आप पर रैंडमली प्रोजेक्ट की जा रही है, क्योंकि वो उसकी परिभाषा है, पर वो किसी वकील से वो सब नहीं करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं उनकी सीमा, ये लोग जानते हैं। तो पर्सनल एम्पावरमेंट के लिए मैंने वकालत की है, पर्सनल एम्पावरमेंट के लिए, क्योंकि मुझे पता है आने वाले सालों में पब्लिक लाइफ में मुझे वो बहुत काम आएगा। वकालत प्रैक्टिस करना चाहती हूँ, मुझे नहीं लगता, क्योंकि उसकी नॉलेज मेरे लिए उसकी प्रैक्टिस से कहीं ज़्यादा मायने रखती है। रही बात एक्टिव पॉलिटिक्स की, हमारे यहाँ एक्टिव पॉलिटिक्स को इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स तक रिड्यूस कर दिया जाता है। बिल्कुल। सिर्फ चुनाव लड़ना और वोट डालना पॉलिटिक्स नहीं है। आप पॉलिटिक्स में एंगेज्ड हैं अगर आप चर्चा कर रहे हैं, अगर आप चर्चा का विषय हैं और चर्चा के विषयों को आप पुश कर रहे हैं। क्या चर्चा, अभी आप और मैं जो बात कर रहे हैं पॉलिटिकल बात कर रहे हैं, क्योंकि हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, जो कि एक पॉलिटिकल मुद्दा है, एक सामाजिक मुद्दा नहीं है ये एक पॉलिटिकल मुद्दा है। तो एक्टिव पॉलिटिक्स में हम सब हैं, आप भी हैं, क्योंकि जो पॉलिटिक्स है, जिस तरीके से 2 या 3 या 4 लोग आपस में हस्तक्षेप करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, इंटरफेयर करते हैं या फिर नहीं करते हैं, वो पॉलिटिक्स है। पोलिस लैटिन वर्ड पीपल से ओरिजिनेट करता है। जहां भी 2 से अधिक लोग हैं वहां पॉलिटिक्स है। तो एक्टिव पॉलिटिक्स में हम सब ना चाहते हुए भी हैं। ऑफिस पॉलिटिक्स, घर की पॉलिटिक्स, स्कूल की पॉलिटिक्स, स्कूल के बच्चों की, पेरेंट्स के ग्रुप की पॉलिटिक्स, ऑल ऑफ दैट। लेकिन आप बोलती बहुत अच्छा है, इसलिए मुझे लगता है कि लोगों को ये लगता होगा कि अगर हम इनको अपना नेता चुने तो शायद वो बहुत सी बातें संसद में भी रख देंगे। मुझे अगर जनता मौका देगी संसद में जाकर जनता की बात रखने का, अपनी बात रखने का मेरा हक नहीं है जनता का प्रतिनिधित्व करते वक्त, मैं जरूर रखूंगी। पर मेरे कहने का मतलब ये है कि एक्टिव पॉलिटिक्स में रहना और पार्टी के चिन्ह पर चुनाव लड़ना सेम चीज नहीं है। बिल्कुल। चुनाव लड़ना एक्टिव पॉलिटिक्स की परिभाषा नहीं है। एक्टिव पॉलिटिक्स की अगर परिभाषा चुनाव लड़ने तक अगर हम सीमित करें तो फिर हम पॉलिटिक्स को बहुत रिड्यूस कर रहे हैं। हमारा देश दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, क्योंकि हम इतनी बड़ी तादाद में वोट डालते हैं। नहीं, एक्चुअल डेमोक्रेसी तो है जो चर्चा होती है चाय की दुकान पे, वो पॉलिटिक्स है, क्योंकि वो पॉलिटिक्स का रुख डिसाइड करती है आने वाले दिनों में। मेरा बेटा अभी 5 साल का है और मुझे नहीं पता पेरेंटिंग के आने वाले दिनों में क्या चैलेंजेस और क्या चुनौतियां होंगी।
मुझे अब लगता है कि मैंने बहुत बहुत अच्छा निर्णय लिया पंजाब विधानसभा चुनाव ना लड़के, क्योंकि मुझे लगता है मेरे बेटे को मेरी आज ज़रूरत है, क्योंकि अगर उसकी फाउंडेशन मजबूत नहीं होगी उसकी कैरेक्टर की, तो फिर मतलब एक मंत्री, एक विधायक, एक सांसद बन के कौन सी बड़ी प्राप्ति हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं अपने गोल्स को सैक्रिफाइस कर रही हूँ, क्योंकि वो एक पेट्रियार्कल सोच का नतीजा होगा। मेरे अपने गोल्स हैं और मैं उनको बरकरार रख रही हूँ साथ साथ, और पॉलिटिकली इंगेज हूँ। मैं आपके साथ पॉलिटिकली इंगेज हूँ, हर फोरम पे मैं पॉलिटिकली इंगेज हूँ। जिस चीज़ पे मुझे आवाज़ उठानी है मैं उस पर ज़रूर उठाती हूँ, और वो पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स एक बहुत बड़ा समुंदर है जिसका एक छोटा सा बूंद इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, वोट डालना। पर जो एक्चुअल सामाजिक तौर पे जिस तरीके से माहौल बनता है, बनाया जाता है, चर्चा होती है, वो पॉलिटिक्स के बारे में बात हम कम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर है कि जो इंटरव्यूज़ की शुरुआत में मैंने कहा कि एक बहुत खूबसूरत अदाकारा, बहुत खूबसूरत महिला, बहुत खूबसूरत एक्टिव पॉलिटिशियन, और इसमें 2-3 चीज़ें और जोड़ना चाहूँगी। एक बहुत बेहतरीन माँ गुलपनाग है, जो इस वक्त अपने 5 साल के बेटे को परवरिश दे रही हैं, और इस वजह से उन्होंने पंजाब विधानसभा चुनाव ना लड़ने का फैसला किया। आज की डेट में जब महिलाएं, अब हो सकता है इससे बहुत लोग वाकिफ़ भी हों लेकिन तारुफ ना रखें, वो ये कि बहुत सारी महिलाएं अपने करियर के लिए बच्चों को घर पे छोड़ती हैं अकेले, की परवरिश होती रहेगी। लेकिन यहाँ पे गुलपनाग ने एक बहुत बेहतरीन निर्णय लिया कि आगे बढ़ना है, लेकिन पहले बच्चे को मजबूत बनाना है, बच्चे की नींव पहले बनानी है, उसके बाद आगे बढ़ने का बहुत मौका है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गुलपनाग, हमसे बातचीत के लिए और जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में बहुत कुछ समाज में एक बड़ा बदलाव आपके ज़रिए देखने को मिलेगा, और उम्मीद करते हैं कि बहुत बेहतरीन पॉलिटिशियन बनके भी आप उभरें। थैंक यू पल्लवी जी, थैंक यू। और आप भी बदलाव का प्रतीक हैं। हर महिला, हर पुरुष बदलाव का प्रतीक है। सोच में बदलाव होना चाहिए। थैंक यू। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।